चलिए देखिए, टैक्स वाला जो सवाल होता है उसमें बात करते हैं। टैक्स का जो सवाल होता है उसमें आपको एक सिंपल सा सवाल होता है, उसमें बोलेगा कि टैक्स का जो अमाउंट है वो क्या है, सेम है। और टैक्स अमाउंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इनकम गुना टैक्स परसेंट जो रहता है यही टैक्स अमाउंट होता है। अगर ये कांस्टेंट हो जाए, सेम हो जाए, तो इनकम का रेशियो का उल्टा टैक्स का रेशियो हो जाएगा टैक्स परसेंटेज का। मतलब अगर कोई बोले कि आपका टैक्स रेट 10% से बढ़कर के 12% हो गया है और अब भी आप वही टैक्स अमाउंट दे रहे हैं, टैक्स उतना ही दे रहे हैं जितना पहले दे रहे थे, इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि इनकम जो होगा वो 12 से कितना हो जाएगा, 10। तो इस हिसाब से आपको पता चल गया इनकम कितना घटा है, 2 का, और इसकी वैल्यू दे रहेगी। ये नया इनकम या पुराना इनकम कुछ दिया रहेगा। दूसरी चीज एक बोलता है सेम सवाल में आपको बोलेगा 13% इनकम जो है वो टैक्स फ्री है। तो 13% इनकम टैक्स फ्री कब है, पहले की अब, दोनों केस में। इसका मतलब अगर हम पुराना इनकम की बात करें तो पुराना इनकम का 13% पे आप टैक्स नहीं देंगे, तो पुराने इनकम का 87% पे टैक्स देंगे ओल्ड इनकम का, और ये जो है न्यू इनकम का 87% पे टैक्स देंगे। तो हिसाब से देखेंगे तो दोनों का दोनों क्या हो जाता है, कट जाता है। मतलब कभी भी किसी सवाल में बोला जाए कि 13% इनकम जो है वो टैक्स फ्री है या 12.2% इनकम टैक्स फ्री है, तो आप इस लाइन को इग्नोर कीजिएगा, इसका कोई यूज नहीं होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्मल भाषा में एकदम अगर करके मैं दिखाऊंगा तो मान लीजिए एक आदमी का जो टैक्स अमाउंट है वो 10% से बढ़कर कितना परसेंट हो गया, 12% हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों केस में, दोनों मामले में इनकम टैक्स जो लग रहा है उसमें 13% टैक्स अमाउंट जो है इनकम का वो टैक्स फ्री है। तो बताइए उसकी सैलरी कितना से कितना हो गई है, अगर वो दोनों मामले में सेम टैक्स पेमेंट करता है। मतलब ये हम सेम कर चुके हैं, इक्वल टैक्स पेमेंट करता है। तो मान लीजिए पहले इनकम x था, तो x का 13% पे टैक्स नहीं लगेगा तो कितना परसेंट पे लगेगा, 87% पे। और इतने इनकम पे पहले टैक्स कितना लग रहा था, 10%, तो इतना ही पेमेंट आप पहले करेंगे। अब न्यू इनकम अगर 22 है तो 22 का 13% फिर से आपको टैक्स फ्री है इनकम, तो फिर से कितना का पेमेंट करेंगे, 87% का, और इतना ही इनकम पे टैक्स लगना, और कितना लगना है, 12%। देखिए ये वापस कट जा रहा है, मतलब पुराने इनकम का 10% बराबर नए इनकम का 12%। इसको ध्यान से देखिए तो 10% बटा 12% को आप लिख सकते हैं y बटा x। 10 से 12 क्या हुआ है, पुराना टैक्स परसेंट से नया, कि नया से पुराना, पुराना से नया, पहले से अब, और ये उलट गया है, पहले का ये है अब का ये है। ये चीज आपको यहाँ पे लिखा हूं, अगर 10 से 12 टैक्स रेट हो रहा है तो इनकम जो है 12 से 10 हो जाएगा। और अगर इसमें ये लाइन लिखा रहे कि 13% इनकम टैक्स फ्री है, या नहीं लिखा रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिखा रहेगा तो भी इग्नोर करेंगे, नहीं लिखा रहेगा तब तो दिक्कत ही नहीं है। एक और होता है इनकम और एक होता है नेट इनकम। ये दो वर्ड समझेंगे आप। टैक्स हम किस पे देते हैं, इनकम पर कि नेट इनकम पर, इनकम पर। मान लीजिए 100 रुपये आपकी इनकम है और 10 रुपये आप टैक्स दे दिए, मतलब 10% टैक्स दे दिए, तो आपके घर में कितना आएगा, 10 रुपया कहाँ गया, ये जो 90 रुपये आपके घर में आया इसी को बोलते हैं नेट इनकम। क्लियर है। अब आप सोच लीजिए कि नेट इनकम 90 रुपया हो गया है, टैक्स अब सरकार को दे रहे थे 10 रुपया, ये आपका हिसाब था हर बार का। इस बार क्या हुआ, सरकार बोला जितना आप टैक्स दे रहे थे पहले, जितना रुपया टैक्स दे रहे थे पहले, जो भी अमाउंट टैक्स का आप दे रहे थे, हम 10% ज्यादा लेंगे आप टैक्स। तो पहले आप कितना दे रहे थे, अब इसका 10% ज्यादा लेंगे, तो इसका 10% होता कितना है, तो सरकार आपसे कितना ले लेगा, 1 रुपया ज्यादा, 11 रुपया ले लेगा। आपके घर पे कितना पैसा लेकर आएंगे आप, 89, 1 रुपया कम। जरा इसका हिसाब अगर करने जाएंगे आप घर पे, मान लीजिए जाकर पैसा देते हैं या फिर घर पे हिसाब करेंगे तो आपको पता चलेगा पिछले बार जितना पैसा लेकर आए थे उससे 1 रुपया कम लेकर आए हैं। इसका मतलब
टैक्स रेट कितने परसेंट से बढ़ गया? 10% से। मतलब पहले जितना टैक्स दे रहे थे उसका 10% जिस हिसाब से टैक्स रेट बढ़ा है, ये कितना रुपया है? 1 रुपया। इस सवाल पे सकते हम। अब अगर आपसे बोलूं कि आपका नेट इनकम कितना घट गया, तो कहेंगे पहले जो नेट इनकम था इसका कुछ परसेंट घटा होगा। 1 रुपया ही भी आएगा, 1 रुपया ही भी आएगा, 1 रुपया ही भी है। मतलब अगर आपका टैक्स रेट बढ़ जाता है तो नेट इनकम आपका घट जाएगा। लेकिन जितना रुपया से टैक्स रेट बढ़ेगा, टैक्स रेट बढ़ने के कारण जितना रुपया आप ज्यादा पेमेंट करेंगे उतना रुपया आपका नेट इनकम कम हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि रुपया में, अमाउंट में दोनों वैल्यू सेम होती है, और टैक्स जितना बढ़ा हुआ है वो हम निकालते हैं पुराने टैक्स के कितना परसेंट बढ़ा है, ये रुपया में आ गया। और नेट इनकम कैसे निकालते हैं, तो पुराना नेट इनकम जो था उसका कितना परसेंट घट गया। मतलब आप यहाँ फिर से बोल सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ सवाल में दिया हुआ है तो आप बोल सकते हैं कि टैक्स बटा नेट इनकम जो पहले का था ये क्या हो जाएगा, तो कहेंगे टैक्स कितना परसेंट बढ़ा है? 10%। तो उल्टा हो जाएगा। और ये कितना आपका घटा है नेट इनकम, ये उल्टा हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अगर सरकार बोलती है कि 19% हम टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं, जितना आप टैक्स पहले दे रहे थे उसका 19% और लेंगे, हम टैक्स रेट बढ़ा दिया है, बोला 19% और लेंगे, तो नेट इनकम कितना परसेंट लेगा? कुछ बोलेगा? मान लेते हैं बोल दिया नेट इनकम इसके कारण आपका क्या हो गया, कुछ कमेगा ना। मान लेते हैं बोल रहा है 1% क्या हो गया आपका नेट इनकम। आपसे पूछा जाएगा कि क्या बता सकते हैं कि पहले कितना परसेंट टैक्स दे रहे थे, तो आप देखिए कि जितना रुपया यहाँ बढ़ा होगा उतना ही रुपया नेट इनकम कमा होगा ना। तो पहले कितना टैक्स दे रहे थे, मान लेते हैं पहले इतना टैक्स दे रहे थे, तो इसका 19% ही अब ज्यादा दे रहे हैं ना। ये जितना भी रुपया होगा ये वही रुपया जो घर पे नहीं आ पाया है, और घर पे कितना रुपया आया है, तो पहले जितना दे रहे थे नेट इनकम उसका 1% नहीं आया है। बात समझ में आई? मतलब ये जो पैसा है ये वही पैसा है जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया इस बार, और ये वही पैसा जो घर पे नहीं आ पाया, दोनों पैसा सेम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टैक्स बटा नेट इनकम अगर क्या हिसाब होगा, तो टैक्स कितना से बढ़ा है? 19% से, तो ये नेट इनकम में जाएगा। और नेट इनकम कितना घटा है? 1 से। अब आप खुद सोच कर देखिए, ये रेशियो है, आप खुद सोच कर देखिए कि जिस बंदे का नेट इनकम 19 है, जो 1 रुपया टैक्स दिया वो कमाता कितना होगा? टैक्स कितना है? नेट इनकम कितना है? मतलब 19 रुपया आप घर लेके आ रहे, 1 रुपया सरकार को दे रहे, तो कमाते कितना होंगे? 20 कमाते होंगे। तो 20 रुपया आपकी इनकम हो गई। इनकम यही ना होगा जो टैक्स दिए थे, जो नेट इनकम था। तो 20 रुपया आपकी क्या हो गई? इनकम। और 20 रुपया में कितना टैक्स दे रहे हैं आप, तो कितना परसेंट टैक्स हो गया? 5%। आप ऐसे करके पूछेंगे, पूछा हुआ डेटा है ये। आपसे फिर से बोल दे रहा हूं, 17% टैक्स रेट बढ़ने के कारण एक आदमी का नेट इनकम 3% से क्या हो गया? घट गया। तो बताइए वो कितना परसेंट टैक्स दे रहा है या दे रहा था? तो आप बताइए कि नेट इनकम कितना परसेंट से घटा है? 3% से। और टैक्स रेट कितना से बढ़ा है? तो इसमें से जो बड़ा अमाउंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा? नेट इनकम। मतलब 17 नेट इनकम है, 3 रुपया सरकार को दे रहे थे, टैक्स दे रहे थे, कितना कमा रहे होंगे आप? 20। और 20 रुपया कमा कर 3 रुपया दे रहे थे ना, मतलब कितना परसेंट दे रहे हैं? 15%। यही आपसे पूछेगा सवाल, बन जाएगा। चलिए इसके बाद देखो होता है कि क्वेश्चन आता है कि अगर एक स्टूडेंट है जो 20% स्कोर करने के बाद भी 15 मार्क्स से फेल हो गया, और 22% जब मार्क्स लाया तो कितना नंबर से ज्यादा ले आया? पासिंग से कितना ज्यादा ले आया? मतलब मार्क्स ऑब्टेन्ड पर एक सवाल सेट किया जाता है। बोलेगा एक स्टूडेंट है जो 20% नंबर मार्क्स लाया है और 15 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब पास होने के लिए उसको इतना नंबर चाहिए था, इतना चाहिए था। दूसरा चीज बोलेगा यही फिर से जब एग्जाम दिया है
तो 35% मार्क्स लाया है, जो पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा है, 45 नंबर। तो अगर इसका 45 हटा दिया जाए इसका स्कोरिंग से, तो ये भी पास के बराबर हो जाएगा। इन दोनों को बराबर करके आप सोल्व कर लेंगे। 100% की वैल्यू कितनी है, आपसे पूछेगा जो पासिंग मार्क्स है वो कितना है या पासिंग परसेंटेज कितना है, तो सोल्व कैसे करेंगे वो देखिएगा ध्यान से। 20% प्लस 15 जो होगा 35% माइनस 45। डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 20% से कितना बढ़ के 35% हुआ है, 15% बढ़ा है। यही 15% जो बढ़ा होगा, इसका मतलब जो 20% ला रहा था जिसने 15 ज्यादा लाना चाहिए था, और 45 नंबर जो ज्यादा ले आया था, इन दोनों के बीच क्या गैप कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो 60 हो जाएगा। परसेंटेज वाला डायरेक्ट घटेगा और वो वाला भी डायरेक्ट घटेगा, लेकिन अपोजिट साइन के कारण क्या हो जाएगा, एक कम है एक ज्यादा है, जुड़ जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब बोले क्या निकालना है, पासिंग मार्क्स निकालना है, तो ये रहा पासिंग मार्क्स। 20% की वैल्यू बता दीजिए, 80 में 15 जोड़ दीजिए, ये हो गया पासिंग मार्क्स। फुल मार्क्स निकालना है तो 100% निकाल लेंगे। अब पासिंग परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो आपको डायरेक्टली निकालना बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि टोटल मार्क्स निकाल लिए फिर देख लिए पास कितना, नहीं, यही पासिंग मार्क्स है, यही पासिंग परसेंट है। 20% ऑलरेडी परसेंटेज में, 15 को आपको परसेंटेज में बदल लेना है। मतलब 1% को आप कितना नंबर बोल रहे थे, 4 नंबर, तो 15 नंबर को कितना परसेंट बोलेंगे, बोलेंगे, मतलब यहाँ पे 3.7% अगर और लेके आ जाता है तो कितना आ जाता है, 23.75%। ये आपका पासिंग मार्क्स था। यहाँ से भी कर सकते हैं आप, 45 नंबर की वैल्यू बता दीजिए, 45 मार्क्स के लिए कितना परसेंट हो जाएगा, तो 4 के लिए 1, तो 45 के लिए कितना होगा, 11.25। तो इसमें से 11.25 घटा देंगे तो आपका वापस आ जाएगा 23.7। क्लियर हो जाएगा। एक पॉपुलेशन का सवाल होता है, पॉपुलेशन का सवाल, पॉपुलेशन के सवाल सक्सेसिव होते हैं, ध्यान रखिएगा, सक्सेसिव होते हैं। किसी शहर की जनसंख्या अगर 10% से बढ़ गई है, इसका मतलब 100 पहले रही होगी, तो कितना हो चुका होगा। अब अगर बढ़ना है फिर से 10%, तो यहाँ से बढ़ेगा ना कि यहाँ से। तो पहले कंडीशन में 10% बढ़ गया, दूसरे कंडीशन में फिर दूसरे अगले साल 10% बढ़ गया, उसके अगले साल 20% बढ़ गया। इस तरीके से 3 साल में कितना बढ़ चुका है, अगर ये आपको जानना है तो आप बता दीजिए कि पहले साल 10% बढ़ा होगा तो 10 से कितना हो गया होगा, अगले साल 10 बढ़ा होगा तो 10 से, और अगले साल 20% बढ़ा होगा तो 5 से। इन सबको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 से कितना बढ़ गया, 100, 226। इसका मतलब 100 में कितना बढ़ गया होगा, निकाल लेंगे। क्लियर है। कभी कभार बोल देगा कि पहले साल इतना बढ़ा, दूसरे साल इतना बढ़ा, तीसरे साल इतना बढ़ा, ओवर एवरेज पर ईयर एवरेज कितना परसेंट से बढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल निकाल लेंगे कितना परसेंट है, तो पता चलेगा 726 को 5 से भाग दे देंगे, 100 कितना हो गया, इतना परसेंट, 200 है ना, इतना परसेंट बढ़ा है। लेकिन पूछेगा एवरेज क्या स्कोर, मतलब ये पॉपुलेशन बढ़ा है, तो कितने साल का पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है ओवरऑल, 3 साल का, तो एवरेज लगभग कितना परसेंट हो गया, 15%। ये भी पूछता है, रहेगा काम, चलेगा। वेन डायग्राम पे बात करें हम, वेन डायग्राम पहले 2 का समझ लीजिए। देखिए अगर मान लेते हैं ये मैथ्स के स्कोर का डायग्राम बता रहा है और ये फिजिक्स के स्कोर का डायग्राम बता रहा है। मैथ्स में कोई 70% स्कोर किया और फिजिक्स में 80%। तो 70% क्या होता है, 70% मैथ्स का स्कोर है। मैथ्स का स्कोर की बाउंड्री कहां से कहां तक है, ये कंप्लीट टोटल कितना आएगा, 70%। फिजिक्स का 80% है, तो फिजिक्स की बाउंड्री कहां से कहां है, ये पूरा है 80%। मुद्दा ये कि ये कुछ कॉमन सेक्शन है जहां पे कुछ फिजिक्स भी है, कुछ मैथ्स भी है।
मतलब दोनों में, अगर ये पासिंग की बात कर रहा हूँ, पास होने वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट्स कितने होंगे वो ये दर्शा रहा है। इसको हम बोल सकते हैं बोथ। इसको हम बोलेंगे दोनों में पास। एम यहाँ से यूज कर रहे हैं, पी यहाँ से यूज कर रहे हैं, तो एम इंटरसेक्शन पी, इसको क्या पढ़ते हैं? इंटरसेक्शन, जिसको मैथमेटिकली आप समझेंगे क्या चीज? एंड, जिसको आप बोल सकते हैं कॉमन। दोनों में कॉमन जो है वो है इंटरसेक्शन। ये जो हिस्सा होता है, ये देखिए पूरा हिस्सा मैथ का है। जैसे मान लीजिए आप में से मैं पूछूंगा आप लोग सभी एग्जाम दिए हैं, आप लोग बोलेंगे हाँ हम लोग सब कोई ना कोई एग्जाम दिए हैं। हो सकता है कुछ लोग दोनों एग्जाम दिए होंगे, मैथ और फिजिक्स दोनों का। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो मैथ में कितने लोग पास हुए हैं, तो क्या जो मैथ में पास हुए वही हाथ उठाएंगे, या जो फिजिक्स में भी पास हुए वो भी हाथ उठाएंगे? हमने पूछा, मेरा सवाल सुनना, मैंने पूछा मैथ में कितने लोग पास हुए? सिर्फ मैथ बोला क्या? नहीं। तो वेन टाइप के सवाल में सिर्फ ओनली एक वर्ड है, इसको ध्यान से देखना, लिखा हुआ यूज किया गया है क्या नहीं। अगर मैं पूछूंगा सिर्फ मैथ में कितने पास किए हैं, तो फिजिक्स वाले नहीं हाथ उठाएंगे, चाहे पास हो फिजिक्स में चाहे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही हाथ उठाएंगे जो सिर्फ मैथ में पास हुए हैं। क्लियर? अगर मैं बोला कि मैथ में कितने पास हुए हैं, तो वो सब हाथ उठा सकते हैं जो मैथ के एग्जाम दिए हैं और पास हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता और एग्जाम दिए हैं कि नहीं। क्लियर है? इसका मतलब अगर दो ही सब्जेक्ट की बात हो रही है मैथ फिजिक्स की, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि दो ही एग्जाम है। तो आप बताइए कि अगर मैं बोल रहा हूँ मैथ में कितने पास हुए हैं, तो कौन कौन हाथ उठाएंगे? या तो वो जो सिर्फ मैथ में पास हुए होंगे, या वो जो मैथ और फिजिक्स दोनों में पास हुए होंगे। तो मैथ मतलब होता है ओनली मैथ, और हो जाता है यही हो गया। अगर मैं पूछ रहा हूँ फिजिक्स में कितने लोग पास हुए हैं, तो फिजिक्स में हाथ कौन उठाएंगे? जो या तो फिजिक्स में पास हुए होंगे सिर्फ, या दोनों में पास हुए होंगे। मतलब ये पूरा सर्कल जो मैथ का है, ये दोनों का अगर इधर है तो इधर किसका रहा होगा? ओनली मैथ्स का रहा होगा ना। हो गया मिला करके। अगर फिजिक्स का उधर है टोटल ओनली फिजिक्स प्लस बोथ, तो बोथ इधर है तो ये ओनली फिजिक्स रह गया। अगर मुझे ये पता है कि सारे के सारे लोग एग्जाम दिए हैं और सारे के सारे लोग पास भी हुए हैं, हम जिसपे बात करें इसके बारे में, अगर मुझे पता है कि सब लोग पास किए, कोई फेल नहीं किया है, तो जो सिर्फ मैथ में पास हुए हैं प्लस सिर्फ फिजिक्स में पास हुए हैं प्लस दोनों में पास हुए, ये सब मिलाकर के 100% आ जाएगा। और अगर ये सब मिला के 97% आया, मतलब 3% वो है जो पास वाले कैटेगरी में नहीं है, मतलब फेल वाले में है। क्लियर? जरा इसको जोड़कर मुझे बताइए, ओनली मैथ प्लस बोथ प्लस ओनली फिजिक्स, यही है। डायरेक्टली ऊपर से बता रहा हूं, अगर 70% मैथ में है, 80% फिजिक्स में, जोड़ करके कितना हो गया? आपको पता है 150% में क्या क्या है? सिर्फ मैथ, सिर्फ फिजिक्स, बोथ बोथ, दो बार बोथ आ गया। और अगर आपको ये पता है कि सारे के सारे पास हुए हैं, तो आप खुद बताइए ये 50% एक्स्ट्रा कैसे हो रहा है, किसके चक्कर में? दोबारा जो बोथ आ गया है, इसका मतलब आपको डायरेक्टली पता चल गया 100 से जितना ज्यादा होगा वो कौन हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। इसके लिए आप एक फॉर्मूला रखते हैं, फिजिक्स में पास या मैथ में पास। आपको जानना है फिजिक्स में पास या मैथ में पास, मतलब सिर्फ फिजिक्स में पास, सिर्फ मैथ में पास, या दोनों में पास, कहीं ना कहीं पास हो जाना चाहिए। इसका यही मतलब है, यूनियन बोलते हैं इसको, और बोलते हैं समझने के लिए आइदर। जैसे मैं बोलूं तो एक स्टूडेंट उठकर क्लास से बाहर चले जाओ, तो मेरी बात प्रूफ किसके जाने पर होगी? आपके जाने पर कि आपके जाने पर कि इनके जाने पर कि इनके जाने पर? कोई भी एक चले जाएंगे तो हो जाएगी मेरी बात। तो वही वाली बात है कि यूनियन बोला हूं या बोला हूं आइदर, कोई भी एक चले जाओ भाई, मेरा काम हो जाएगा। तो जब बोला गया कि या तो फिजिक्स में, मैंने पास की बात करें, फिजिक्स और मैथ में आइदर लगा हुआ है, यूनियन लगा हुआ है, तो अगर कोई बच्चा बोलता है सर मैं मैथ में पास हूं, तो इस लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बोलेगा मैं फिजिक्स, कोई दूसरा आके बोल रहा मैं फिजिक्स में पास हूं, तो भी इस लिस्ट में आएगा।
और कोई अगर ये बोले मैं दोनों में पास हूँ तो भी इस लिस्ट में आएगा। मतलब यूनियन वाला वो लिस्ट होता है जिसमें सारे लोग होते हैं। एक तरह से समझने के लिए बोलता हूँ, एलसीएम जानते हैं क्या होता है? फैक्टर प्रोसेस एलसीएम निकालते हैं तो कॉमन को ले लेते हैं और जो दोनों में बचा था उसको भी ले लेते हैं। यही एक तरह से है ये इंटरसेक्शन। आपका हो गया एचसीएफ की तरह समझ सकते हैं आप। एचसीएफ मसा जो कॉमन होता है वही कहलाता है सिर्फ, इसलिए इसमें एंड लगा हुआ, जो कॉमन है वही रहेगा। अब आप देखिए, अगर आपको इसको डिटेल में समझना तो ये है क्या क्या, सारा लोग है तीनों। अगर गलती से कोई फिजिक्स का पास और गलती से कोई मैथ का पास खाली जोड़ दिया तो आपको पता चल रहा क्या क्या जुट गया। ये जुट गया 70%, ये जुट गया 80% और हाल हो जाएगा 150 का। और आपको पता है टोटल पास किए तो 50 ज्यादा हो रहा है, 50 हिस्सा किसका होगा? इंटरसेक्शन का, जो दोनों में होंगे। इसलिए इसको माइनस कर देते हैं और ये फॉर्मूला एक आप याद करते हैं और रखते हैं ये फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा? फिर से सेम फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब अगर कभी आपके सामने ऐसा हो कि आपसे बोला जाए कि 2 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था, पहले सब्जेक्ट में 70% पास किए हैं, दूसरे सब्जेक्ट में 60% पास किए हैं, तो आप समझ जाओ 30%, 7 + 70 जोड़ो 130 हो रहा है। मतलब 30% वो हैं जो दोनों में पास किए हैं। और 70% अगर पहले में पास किए, 30% दोनों में है, तो 40% है जो सिर्फ पहले में पास किए हैं। 60% अगर दूसरे में है, जबकि आपको पता 30% दोनों में है, तो बचा हुआ 30% सिर्फ सेकेंड में पास हुए होंगे। डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब यहां से आते हैं, ये जो सेक्शन है दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। और ये जो पूरा जो बॉर्डर है, ये पूरा, इसको क्या बोलते हैं? यूनियन। यही है। क्लियर होगा? आगे बढ़ो थोड़ा सा। इस पूरे सेक्शन को ये जो सेक्शन है, ये डॉट डॉट मार्क कर रहा हूं, ये क्या है? ओनली मैथ। ये जो ब्लैंक है ये ओनली फिजिक्स, बीच वाला है बोथ। अब आते हैं 3 वाले वेन डायग्राम पे। अच्छा, वेन डायग्राम की एक खासियत, अगर वेन डायग्राम से आप सवाल बना रहे हैं तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? पहले तो ये कि सवाल में 2 टाइप के नेचर के सब इंस्ट्रक्शन होंगे। जैसे मान लेते एग्जाम पर होगा तो पास या फेल की बात कर रही होगी, तो या तो आप पास के लिए सारा डेटा यूज करेंगे या तो फेल के लिए। अगर गलती से सवाल में मिक्स करके डेटा दिया है तो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे। जैसे बोल देगा कि 2 एग्जाम हुआ था, एक मैथ्स का जिसमें 70% क्या हुए थे? पास हो गए थे, और एक इंग्लिश का जिसमें 85% क्या हुए थे? फेल हो गए। और बोल देगा दोनों विषय में पास होने वाले की संख्या कितनी परसेंट है? 15% है। या आपसे पूछेगा दोनों में पास होने वाले की संख्या कितनी परसेंट है। तो अब आप देखो कि किस पे लगाओगे आप वेन डायग्राम, पास पे कि फेल पे? फेल पे लगाओगे? चलो फेल पे लगा दे रहा हूं। ये फेल पे लग गया किसका? हम फेल पे लगा रहे हैं। मैथ्स का लिख ले डेटा, कितना लिखाएगा? यही समझाना था। 70 पास है तो 30 फेल होगा। इंग्लिश में कितना फेल है? इसका मतलब आप समझ जाओ इसमें कितना फेल होगा। आपको नहीं पता चल रहा है? आपको नहीं पता चल रहा है तो आप खुद बताओ कि अपने मन से अगर यहाँ मानने की कोशिश करोगे x%, तो यहाँ पे आप लिखोगे 30 - x और यहाँ 85 - x। अब आप जोड़ोगे 10 + 10 + 10। ध्यान इस बात का रहे कि जब इसको जोड़ रहे होंगे एक साथ 85 जोड़ सकते हैं और साथ में सिर्फ इतना जोड़ दीजिए, तभी तो जोड़ सकते हैं एक तरफ घटाने के। तो अगर आपको पता है कि कोई भी फेल नहीं किया, मतलब फेल परसेंटेज जोड़ जाड़ के कितना आना चाहिए? 0, तो यहाँ पे सबको बराबर कितना कर देंगे? x मिल जाएगा। अगर आप पास पे लगाना चाहते हो तो पास पे लगा लो, लेकिन ध्यान रखिएगा इस प्रोसेस से ये x क्या लिखा हुआ? फेल की पास। फेल है तो सारा डेटा फेल होगा, तो x निकलेगा फेल। आपको x चाहिए फेल की पास, आपको कॉमन वाला क्या चाहिए? पास। तो उसको 100 माइनस कर लेंगे।
अगर आप पास पे लगाते हैं तो पहले को पास पे लिखेंगे तो 70%, दूसरे को पास पे लिखेंगे तो 15, और यहाँ पे x अगर लिखेंगे तो 70 माइनस x है। अब देखिए इतना जोड़ लेता हूँ, अब प्लस ये पूरा जोड़ दूं 15, तो 70 माइनस x प्लस 15, ये 100 हो जाएगा। अगर आपको पता है कि सारे लोग पास किए तो यहाँ पे x क्या है, दोनों पास की फेल, पास। वेन डायग्राम में कभी कभार आपके सामने ऐसा होगा कि आप कुछ मान लिए होंगे या कुछ डेटा ऐसा होगा सेट किए होंगे कि जब सोल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ 30 है, यहाँ 40 आ जाएगा, तो 40 माइनस 30 नहीं करेंगे, 30 माइनस 40 ही करेंगे। रास्ते में नेगेटिव आएगा, डरना नहीं, आगे बढ़ते जाना, वो अपने आप लास्ट में एडजस्ट हो जाता है। ठीक, 3 को वाला देखिए, तीन को वाला पे आपको ज्यादा समझना है। एक ये रहा, एक ये, और एक ये मैथ्स ले लेता हूं, ये इंग्लिश ले लेता हूं, और ये रीजनिंग। आपको नाम खाली बताना है, मैं मार्क करूंगा, सोच समझ के नाम बताना है। कलर यूज कर रहा हूं थोड़ा सा अलग, ध्यान देना। ये ब्लू वाले एरिया को आप क्या बोलेंगे? मैथ और दोनों, बोथ मैथ और इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश। अच्छा पहले तो क्लियर कर लो, और बड़ा गलत शब्द है, हिंदी में भी होता है इंग्लिश में भी होता है। हिंदी का मतलब अलग, इंग्लिश का मतलब अलग। हम हिंदी में आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है? और मतलब एंड। तो अब ये बताओ ये सेक्शन क्या है? मैथ एंड इंग्लिश है या मैथ्स और इंग्लिश है? ठीक है, चलो एक और मार्क कर रहे हैं। ये एरिया फिर क्या है? इसको देख के बोलो, हम इसको देख के समझेंगे, हम हिंदी नहीं समझेंगे आपका। ये एंड है, ओनली मैथ एंड इंग्लिश। अब सही है। रेड वाला एरिया देखो, मैथ इंग्लिश है, लेकिन सिर्फ मैथ इंग्लिश का कॉमन एरिया है वो। अगर सिर्फ नहीं लगाओगे तो पहले आप सही बोल रहे थे, ब्लू वाला है मैथ एंड इंग्लिश, लेकिन ब्लू वाले की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर रेड वाले की बात करोगे तो वो क्या है? ओनली मैथ एंड इंग्लिश। आगे समझ में बात। बीच वाला एरिया, इसके बारे में क्या ख्याल है? तीनों का कॉमन है, तीनों का कॉमन है। मतलब आपको अगर यहाँ डेटा मैं दे रहा हूँ कुछ, यहाँ कुछ डेटा दे रहा हूँ, यहाँ कुछ डेटा सबका वैल्यू दे रहा हूँ, और कुछ इन्फॉर्मेशन और है। जैसे कि मान लेते हैं, आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहा हूँ। मान लेते हैं मैथ में 80% स्टूडेंट पास किए हैं, पासिंग पे बात हो रही है। इंग्लिश में कितना कर दें? 70, और रीजनिंग में कर देते हैं 90। अब आपको बता रहा हूँ कि 20% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तीनों में पास हैं, 20% तीनों में पास हैं। अब अगर डेटा खींचने की कोशिश करेंगे आप, या फिर यहाँ पर डेटा रेट का कितना दे दूं मैं, बोलो आप? रेट का डेटा कितना दे दूं? सिर्फ और सिर्फ मैथ एंड इंग्लिश का कितना डेटा दूं? 15। ये रेट वाले का कितना डेटा दूं? कितना? 5, चलो 8। चलो आपको ये बताना है, और ये बता रहा हूं मैं, कोई फेल नहीं है, ठीक है? आप क्या करेंगे, यहां आना है आपको। इससे आपको कोई फर्क पड़ता है? इससे और उससे फर्क पड़ता है? आप बताइए, इस दोनों में डबल ट्रेन डायग्राम की बात कर रहा हूँ, इस दोनों को सिर्फ देखिए, क्या ये कॉमन एरिया आप बता देंगे? 90 प्लस 70 कितना होता है? 160। मतलब 60 है, वही कॉमन है ना। मतलब ये पूरा का पूरा कितना रहा है? 60। जबकि 20 उधर है तो इधर कितना हो जाएगा? ऐसे करके निकल जाएगा।
आपको ये नहीं देखना, ये नहीं है मैथ यहाँ पे कुछ। आप देखो सिर्फ ये कि ये पूरा सर्कल इंग्लिश का, ये पूरा सर्कल रीजनिंग का, कॉमन सर्कल हो जाएगा इंग्लिश और रीजनिंग का। इंग्लिश एंड रीजनिंग, इंग्लिश एंड रीजनिंग में कितने लोग हैं? तो अभी बताया था निकालना, 90 और 70 जोड़ दो, 100 में माइनस कर दो, जो आया है वो हो जाएगा कॉमन, और जो कॉमन है उसमें से 20 तो इधर लेके गया है, बाकी बचा हुआ इधर होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये मान लो x है, मान लेते हैं x है, तो अब यहाँ पे आप निकाल सकते हो रीजनिंग में कितना होगा। तो टोटल 90 में से अगर घटा दिए 8 + 20 - x, अब निकल गया सिर्फ रीजनिंग। इसी तरीके से सिर्फ मैथ निकाल सकते हैं, कितना हो जा रहा है 35 8। सिर्फ आप इंग्लिश में निकाल सकते हैं, 70 में से कितना घटा दे रहे हैं। अब आप बताइए सबको अगर जोड़ देंगे आप तो आपको क्या निकल कर आएगा 100%, क्योंकि मैंने बोला था कोई फेल वगैरह नहीं। तो ये आपका 3 स्टेप का वेन डायग्राम हो गया। तो इसको ध्यान देना है आपको, 3 स्टेप वाले वेन डायग्राम में। अगर बोला जाए मैथ इंग्लिश में कितने लोग हैं, मैथ इंग्लिश में कितने लोग हैं, ब्लू वाला। सिर्फ मैथ और इंग्लिश में कितने लोग हैं, रेड वाला। तीनों में कितने लोग हैं, अंदर वाला कॉमन रहेगा। ध्यान। चलिए कुछ क्वेश्चन बताएं आपको, कुछ क्वेश्चन बताएं, एक दो गो बोलिए। बना कर आए हैं? कौन सा बताऊं? नहीं बना कर आए हैं? नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत है, उसके लिए नहीं रो। देखो सिंपल सा फंडा है, ये लाइन समझ लो। क्वेश्चन नहीं बनना बीमारी नहीं है, नॉर्मल है वो। अच्छा क्या लग रहा है मेरे से सारा क्वेश्चन बन रहा होगा तो रोने लग जाए। क्वेश्चन नहीं बनना नॉर्मल है, और आपको दे दूं बनने वाला क्वेश्चन तो फिर इस बैच और उस बैच का अंतर, फिर एग्जाम निकालेगा कौन और नहीं निकालेगा कौन, फिर पास कौन होगा फेल कौन होगा। और जब बन ही जाएगा सब तो यहाँ कौन आएगा। नॉर्मल सी चीज है, नहीं बन रहा, हेल्प करेंगे। अरे ये अच्छा ठीक है, अभी इसको बना लोगे, लग रहा है कि चलो भाई हम हेल्प कर देंगे बन जाएगा, तो खुश। अगला सेगमेंट फिर नहीं बनेगा, अगला सेगमेंट फिर इससे ऊपर है। उसी के लिए क्लास करना पड़ता है। और जब हम पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं ना सुनो, मतलब आप सीखो कि हम क्वेश्चन को कहां से ब्रेक कर देते हैं। नोट नहीं करो, काम नहीं आएगा। आप देखो कि हम सवाल को कहां से स्टार्ट करते हैं। एक बार गलती से पकड़ लिए कि सवाल को हम कहां से तोड़ते हैं तो आपको इजी हो जाएगा। जैसे देखो 10 12 का क्लास जब करते हो मैथ या फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स बनाते होगे तो आपको एक तरीका बताया गया, वो बेस्ट तरीका होता है कि जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लो पहले, उस गिवन इन्फॉर्मेशन को देखकर याद करो कि फॉर्मूला है। एकदम सिंपल तरीका दे रहा हूँ, जो सबको कनेक्ट करता हो तो आपको याद आएगा। वो फॉर्मूला बगल में लिखो, देखो क्या उस फॉर्मूले में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन इधर दी गई है, कोई एक सिर्फ मिसिंग है तो फॉर्मूलाइज कर लो, आंसर आ जाएगा। और अगर एक से ज्यादा मिसिंग है तो जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है और जो बचा हुआ गिवन इन्फॉर्मेशन है जो काम नहीं आ रहा है यहाँ पे, इन दोनों से कनेक्ट करता हो और फॉर्मूलाइज करो। जैसे कौन सा फॉर्मूला बताऊं, फिजिक्स का कोई फॉर्मूला होता है? मान लो एक सवाल में आपको दिया हुआ है एस का वैल्यू पूछा गया है, यू नहीं दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ए की मान दिया हुआ है। तो इस इंफॉर्मेशन को देख करके आपको, ये तो दिया हुआ है ही नहीं, इस इंफॉर्मेशन को देख करके ये फॉर्मूला आपको याद आएगा। और इसके बाद याद आएगा कि इसमें यू है नहीं, तो यू से कनेक्टेड एक ऐसा फॉर्मूला जो इसमें से, ये तो है नहीं, इन सब से किसी से कनेक्ट कर रहा होगा तो आपको याद आएगा ऐसा कुछ। तो ऐसे करके कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं होता ये डेटा लिखने का, तो ये सब हमारे दिमाग में चलता है, उसके अनुसार करते हैं। बोलो कौन सा सवाल पे हम ट्राई करें? 213 कह रहा है पर्सन स्पेंड्स 12.5% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, इतना परसेंट रिमेनिंग पार्ट ऑन ट्रेवलिंग, इतना परसेंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन एजुकेशन, फाइनली हिज एक्सपेंडिचर इज दिस। जो दिया हुआ है वो क्या है, खर्चा है कि सेविंग है?
आप बताओ, हर बार जो पैसा खर्च, दोबारा नहीं पढ़ो, एक बार पढ़ लिए ना, दोबारा नहीं पढ़ो। जो पैसा हर बार खर्चा कर रहा है वो जो पहली बार खर्चा किया था उसके बाद जो बचा था उससे खर्चा कर रहा है कि मेन पैसा से ही खर्चा हो रहा है? रिमेनिंग से क्लियरली बात किया है। तो सक्सेसिव है ना, न्यू वैल्यू बदल रही है, तो सक्सेसिव में आप इनिशियल टू फाइनल का रिलेशन निकालते हैं। पहले क्या था, अब क्या हुआ, कितना से कितना हुआ। अगर सारे स्टेप का निकाल देंगे तो आपको क्या मिलेगा, नीचे इनिशियल मिलेगा, ऊपर फाइनल मिल जाएगा। मतलब अगर 10 का इनिशियल वैल्यू है, फाइनल आपको पता चले 8 है, तो 2 कहाँ गया, और उसी का वैल्यू दिया हुआ है सवाल में। उसकी मदद से इनिशियल और कितना सेविंग है सब मिल जाएगा। ऐसे करके आप सोचने का थोड़ा समय लीजिए। अब लग रहा बनेगा, छोड़ दूं कि बताऊं? 12.5% भोजन पर खर्चा करता, 12.5% को बोलते हैं 1/8। तो 8 खर्चा किया, 8 में 1 तो बचा कितना, 7। 18.3/4 जो शेष है उसका कितना पे, यात्रा पे। 18.3/4 को बोल दीजिए 3/16। तो 16 में 3 खर्चा किया होगा तो बच गया होगा 16 में। अभी और पैसा उसके पास बचा हुआ है, जिसका 20% एजुकेशन पे खर्चा कर रहा है, मतलब 5 में से खर्चा किया तो बचा। अब अगर सबको गुना कर दिए, 63 91 चौके 16 पचे 88 640 रुपया था। हम काटोटे नहीं छोड़ेंगे, 640 रुपये था, उसके पास बचा कितना, 364। कितना खर्चा किया होगा यही नहीं हिस्सा देगा। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, पूछा क्या गया है, कुल आय। कुल आय कितना हो जाएगा, समझने के लिए थोड़ा सा समय दीजिएगा, सवाल टूट जाएगा। बनाने पे नहीं लगिएगा, पहले हाथ में पेन ऐसे होना चाहिए कि जैसे स्ट्राइक करे दिमाग में शुरू हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस लेके समझने के लिए समय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 214 बनेगा? नहीं बनेगा। आप ध्यान से देखिए, 16.2/3% किस चीज पे खर्चा किया है? 16.2/3 को क्या बोलते हैं? 6 में अगर 1 खर्चा कर दिया होगा तो कितना बचा होगा? अब इसके आगे पढ़िए और मुझे बताइए। शेष का 17% और 23%, जो शेष बचा उसी का 40% का एक साथ हिसाब दे रहा है, क्योंकि 17% उसी शेष का है, उसी का 23% है। ऐसा नहीं है कि फिर से शेष का है, नहीं। तो 40% अगर खर्चा कर दिया होगा तो कितना बचा होगा, 3/5। अब बात फिर से किया है कि शेष का 10%, मतलब, और फाइनली उसके पास जो पैसा था, इस बार मैं काट दे रहा हूं, फाइनली जो उसके पास पैसा था अगर 20 रुपया, तो बचा कितना, कितना उड़ा दिया वो। सवाल देखो क्या पूछ रहा था, हो जाएगा। हाँ, ट्री मेथड से ना, ये भी तो ट्री मेथड है। हाँ, एक पहले, ठीक है, पहले हम देखते हैं इस तरीके से बनेगा कि नहीं। देखिए, अगर सवाल बीच वाला हिस्सा पूछ ले, जैसे कि अभी जो क्वेश्चन बना है उसमें शिक्षा पर कितना खर्चा किया है, अगर पूछते शिक्षा पर कितना रुपया खर्चा किया है, इस मेथड से बताएंगे कि टोटल खर्चा दे रहा है, शिक्षा पे नहीं दे रहा है, तो आपको शिक्षा पे फिर से निकालना पड़ेगा। उस तरह के सवाल में कैसे करेंगे, मान लीजिए सेम सवाल है, बोलेगा शिक्षा पे कितना रुपया खर्चा कर रहा है, अगर टोटल खर्चा कितना दिखा रहा है, 11 रुपया ना, हम 11 रुपया को 11 रुपया रहने दे रहे हैं। अगर उसकी टोटल सैलरी मैंने 20 रुपए थी, 11 रुपया खर्चा किया, 9 रुपया बचा, शिक्षा पे कितना खर्चा किया है। तो आप देखिए, उसकी इनकम अगर इतनी थी, जिसका 5/6 बचा है, जिसका 3/5 बचा है, तो शिक्षा पे कितना खर्चा किया, इसी के बाद ना, मतलब ध्यान से देखना है, पहले जो पैसा था 6 का 5 कर लिया, फिर 5 का 3 कर लिया, और फिर इसी पे कितना खर्चा किया शिक्षा के लिए। मतलब ये आपसे हम पूछ रहे हैं, यही पूछ रहे हैं ना,
1/6 1/10 ही खर्चा किया ना। और अगर ये हम पूरा हिसाब देने के बाद आपको बता दे कि जो खर्चा है 11 यूनिट की वैल्यू मान लेते 11,000 है, तो आपसे पूछ रहे कितना खर्चा कर रहा है। अब बताओ जिस टाइम आप 11 यूनिट कन्वर्ट किए हो, ये वाला हिस्सा लेकर आए हो, उस टाइम इनकम उसकी कितनी बता रहे हो आप? 20 सेविंग बता रहे हो, 9 खर्चा हो गया 11, तो ये 20 इनकम यहाँ भी हमको दिखा दो। हाँ, जैसे 3 से कितना हो गया, तो 5 दूना 1 से हो गया 2, मतलब जितना पैसा था उसका आप या तो 1/2 निकाल लो, कितना होता है 50%, 10 रुपया आएगा और उसका 1/10 1 रुपया खर्चा कर रहा होगा। या फिर सीधे बोलो सर ये 1/20 खर्चा कर रहा शिक्षा पे, अगर 20 उसकी इनकम है तो 1 खर्चा कर रहा शिक्षा पे, ये दोनों बराबर करके रखो तो पता चल गया हाँ भाई 20 इनकम थी यहाँ भी, 20 इनकम यहाँ भी, तो ये हो गया शिक्षा वाला एजुकेशन, और ये तो ओवरऑल है आपका। यहाँ पे ये खर्चा है क्योंकि लास्ट में आपने खर्चा पे टर्न कर दिया है, और यहाँ पे टोटल सेविंग है क्योंकि आप कंटिन्यू रिमेनिंग को बात करते चले गए। ठीक है, 215 देखो, एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 20% कपड़ों पे, शेष का 10% शिक्षा पे, यदि वह इतना रुपये बचाता, सेम प्रोसेस से आप बना सकते हो। कपड़ों पर खर्च होने वाली राशि और शिक्षा पर खर्च होने वाली राशि के बीच का अंतर। अब जब लास्ट लाइन सवाल का जो बोल रहा है, ये दो जगह जो खर्चा हुआ उसका डिफरेंस पूछ रहा है। अगर इस तरीके से बनाओगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा अलग अलग खर्चा निकालने में, तो यहाँ पे ट्री मेथड बेस्ट आएगा आपके लिए। अब ट्री मेथड बनाने से में आप चाहते हो कि दशमलव नहीं आए, तो जितना परसेंटेज बोला गया जब खर्चे का, सारे परसेंटेज का फ्रैक्शन में लिखो, बटा में जो नीचे है उस सब का ले लो और गुना करके मान लो वही सैलरी है उसकी। जैसे पहला 20% का 5 नीचे आएगा, दूसरा 20% का 5 नीचे आएगा, तीसरा 10% का 10, तो 5 5 और 10 कितना हो गया, गुना कर लो, तो 250 मान लो, या 250 का कोई भी और बड़ा वैल्यू इससे गुना करके मान सकते हो। तो 250 का 20% मतलब 50 इधर खर्चा हो गया, बचा कितना, ये फूड पर है, जो बचा है उसका 20% खर्चा हो गया मतलब कितना, तो बचा कितना, ये क्लॉथ पर है, और जो बचा है उसका 10% शिक्षा पर खर्चा हुआ है, तो बचा कितना, कितना बचा है, और बोल रहा है जो बचा है वो 1728, यही है ना। आपसे पूछा है बताइए कपड़ा और शिक्षा पर खर्च का डिफरेंस क्या है, कितना डिफरेंस है, यही आपसे पूछा है। देखो ये 12 का स्क्वायर है, 12 का क्यूब है, 12 बार में कट जाएगा 120, और ये कितना गया 288। तो अगर बीच का खर्चा का हिसाब देगा तो आपके लिए बेस्ट पड़ता है ये। लेकिन अगर लास्ट वैल्यू पे गेम खेले, ओवरऑल वैल्यू पे गेम खेले, तो आप ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये थोड़ा फास्ट आप निकल जाओगे इसमें। तो उस तरीके से तो यही है ना, यही है उस तरीके से आपको लग रहा है। चलो देखो दिखा दे रहे हैं, 100% था पैसा, तो यहाँ पे ऐसे करके 100 लिखे करें इसे, वही है ये 100 का जितना पैसा था उसका कितना परसेंट खर्चा किया, 20, तो बचा कितना, अब जो 80 बचा इसका कितना परसेंट खर्चा किया, बचा फिर 80, और जितना भी उसके पास है उसका कितना खर्चा किया एजुकेशन पे 10, तो बचा कितना उसका 90, और यही दिया हुआ कितना बचा हुआ है। इसी को हम बटा में अगर लिखे होते तो यही दिखाता ना, दोनों सेम ही चीज है। यही तो बता रहा हूँ, इस मेथड से चलोगे तो यहाँ इनकम का सब हो रहा है, तो इनकम निकल कर आ जाएगा, और फिर आपको अंततः इनकम का क्लॉथ का खर्चा देखना होगा कैसे कैसे था, और फिर उस पर देखना होगा एजुकेशन पे कैसे कैसे था, फिर जाके अंतर लोगे, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा ये। इसके लिए ऐसे करें, ये 100 अगर मान के चले यहाँ पे कि 100 मान लेते हैं तो आपका दशमलव आने का डर है। इस प्रोसेस पे आने के बाद आप ये भले कर सकते हो, इस प्रोसेस पे आने के बाद कि अगर आप ध्यान नहीं दिया आगे बढ़ गए बिना ध्यान दिए किसको मानना था कितना,
तो आप बताओ पहले कितना खर्चा किया, जल्दी बोलो तो, कितना परसेंट? उसके बाद 20 20 10 खर्चा किया है, फाइनली कितना बचा होगा? बचा होगा ना। आप 90 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ की वैल्यू निकल जाएगी, और ये जो है ये कितनी की वैल्यू है? यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू ले लो, तो ये वैल्यू आपको निकल गया, ये वैल्यू आपको निकल गया, इसी बीच का अंतर निकालना है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखोगे हम सारे परसेंटेज में लिख के रखे हैं। 90 की वैल्यू इतनी है तो बता दो 1 की वैल्यू इतना बटा 9, 8 की वैल्यू निकाल दें, यही 100 की वैल्यू है। टोटल यहाँ का पैसा यही है ना, टोटल यहाँ का पैसा ये है, तो 80 की वैल्यू हो गई ना ये। तो जब 80 की वैल्यू हो गई तो वहां से निकाल दोगे 20 की वैल्यू 1/4, और ये अगर 80 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू इसका 1/4 कर देंगे तो आ जाएगा 20 का वैल्यू। तो ध्यान रखोगे फिलहाल ये जो निकला है ये आपका ये हिस्सा निकल गया, और जब 1 की वैल्यू निकाल रहे थे तो कितना आ रहा था ये, और 10 की वैल्यू अगर निकाल दिए होते तो ये वाला हिस्सा आ जाता निकाल करके। इसी दोनों का अंतर निकालना है। हम ऊपर तक नहीं गए, नीचे से नीचे अटक गए, नीचे का ही पूछ रहा था। ठीक है, अब देखो तीनों मेथड से बनाकर देखो कितना अच्छा है। कल बनाइएगा, आगे बढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा लास्ट तक बना ले जितना हो सकता है।